तो बच्चों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी प्रश्नों की इसमें बात करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट वो ही बात करेंगे, एक्स्ट्रा में नहीं। चलिए जरा मैं PDF निकाल लेता हूँ अभी। इतिहास से बच्चों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी इतिहास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं बच्चों और जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं बच्चों, हमने उसका वीडियो बना दिया है। आप पीछे हमारे वीडियो को अपलोड हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि इतिहास के बच्चों जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो हमने बना दिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन से प्रश्नों की, तो महत्वपूर्ण दीर्घ प्रश्नों की, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न बच्चों आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है, आ जाए। देखिए ये रहा हमारा स्क्रीन पर पहला प्रश्न। तो पेंसिल बड़ी ले लेता हूँ बच्चों में, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या है, समझते हुए चलेंगे, ठीक है, रटना ना पड़े। क्या पहला प्रश्न, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। जो गांधी जी की नमक यात्रा है यानी कि दांडी मार्च, क्या दांडी मार्च, ठीक है, जो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई थी गांधी जी की, है ना, यात्रा। वह नमक उल्लंघन किया था उन्होंने दांडी में जाकर, ठीक है, वही वाले की बात कर रहा है, ठीक है। तो गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करना है तो हम लोग क्या कहेंगे, 31 जनवरी 1930 को। ये डेट बच्चों याद कर लीजिए कि 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ वो अभी बताएंगे आगे, ठीक। 31 जनवरी कितनी है, 31 जनवरी है, 31 जनवरी, 31 जनवरी, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ, क्लियर हो गया सर। चलिए 31 जनवरी 1923 को इस पे कॉलम बना देता हूँ बच्चों, जिससे आप ध्यान रखना इसको, या फिर हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है। नोट ये ज़्यादा मोटा है, थोड़ा पतला कर लेता हूँ। कितनी तारीख है, 31 जनवरी 1930, ठीक है बच्चों। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को, जो हमारा वायसराय इरविन था, एक राज्य है इरविन ना, उसको एक पत्र लिखा। तो गांधी जी ने वायसराय को, इरविन को, ठीक है, तो क्या किया, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। 31 जनवरी को लिखा था और 1930 थी तब, ठीक। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। सीधा कहना ये है, ठीक है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। कितनी मांगों का उल्लेख किया, 11 मांगों का। यानी इरविन को एक पत्र लिख रहे हैं गांधी जी, और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने उसमें 11 डिमांड रखी, अपनी 11 मांग रखी पूरा करने के लिए, ठीक है। उन्होंने इस पत्र में 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। यानी जो ये मांगे थी, उन्होंने ऐसी ही मांग लिखी थी जिससे हमारा भारत
एकत्र हो, कैसा हो, मतलब इकट्ठा हो, अलग अलग ना हो। ठीक है, इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। क्या थी? कि नमक कर को खत्म किया जाए। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि नमक जो था वो अमीरों के घर और गरीबों के घर दोनों में तो होता है इस्तेमाल, है ना। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। कैसा था हिस्सा? अभिन्न हिस्सा था। और इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। क्या? कि उसके नमक पर, है ना, कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने क्या बताया? तो ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया। क्या बताया? दमनात्मक पहलू बताया। अब किसे बताया दमनात्मक पहलू? ऐसे ही पूछ लेता है तो क्या कहेंगे कि गांधी जी ने नमक पर कर हटाने के लिए जो चिट्ठी भेजी थी उसमें उन्होंने 11 मांगे रखी। मतलब बड़ा करके लिखेंगे, ठीक है, छोटा नहीं। कम से कम लघु उत्तरीय आएगा तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद बता देंगे कि नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को, उस पर, है ना, उसके उत्पादन पर, यानी नमक के उत्पादन पर सरकारी इजारे को महात्मा गांधी ने, जो सरकारी कानून था उसी को, मतलब इजारेदारी, ठीक है, सरकारी इजारेदारी को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। दमनात्मक पहलू, क्या? दमनात्मक पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। यानी ये जो पत्र था महात्मा गांधी जी ने चेतावनी दे दी इरविन वायसराय को, ठीक है। महात्मा गांधी का ये पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया, यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया, यानी 31 जनवरी को उन्होंने लिखा था और कह दिया कि 11 मार्च तक माना जाना चाहिए, ठीक है, और नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। क्या शुरू कर देगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, ठीक है, इरविन झुकने को तैयार नहीं था। इरविन था वह कहने लगा हम इसकी मांग को पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार और रिपीट करवा देता हूँ जिससे आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करना है, जो गांधी जी की नमक यात्रा है, ठीक। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए वे समाज को सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। सभी मतलब समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको एकत्र करना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में है ना थी। नमक का अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह एक चेतावनी की तरह था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था, ठीक है बच्चों। चलिए अगले पर चलते हैं।
अगला, अरे वही है, थोड़ा सा आगे क्योंकि धीरे उतरी है, थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चा। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त, यानी जिन पर विश्वास था उन्हें, ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, या तो अनुयायियों आया, ठीक है, ऐसे ही 78 वॉलंटियर लिखा है यहाँ पे, अनुयायियों भी हो सकता है, कि महात्मा गांधी ने अपने विश्वास अनुयायियों के साथ 78 अनुयायियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि मानी नहीं उसने, मतलब अभी बताया था ना मैंने कि इरविन ने, वायसराय ने उनकी मांगों को नहीं माना, यानी झुकने को तैयार नहीं थे। यह यात्रा जो थी, यानी महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। भाई जब नहीं माने तो उन्हें सबने विज्ञान आंदोलन वाली यात्रा शुरू कर दी। ठीक है, यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से, यह जो यात्रा है साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। ठीक है, यानी यह यात्रा जो चल रही थी, है ना, यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से, साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया, यानी 24 दिन तक चलते रहे उनकी टोली, है ना, हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग शांतिपूर्वक अंग्रेज़ों की अवज्ञा करें। कैसे अवज्ञा करें? शांतिपूर्वक। ठीक है, 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे। उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू किया। यह कानून का उल्लंघन था, यह कानून का उल्लंघन था। बस यहीं से हमारी सविनय आंदोलन का वर्णन हो गया, और क्या, यही था सविनय आंदोलन। ठीक है, आगे है, अच्छा प्रश्न है क्या, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह कैसा आंदोलन था। ये नीचे लिखा होगा, क्या लिखा मैं पढ़ के बता देता हूँ ना, अगर आपको दिखे तो आप भी पढ़िए मेरे साथ। क्या, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन इच्छुक और क्या, देखो नहीं रहा जरा, है ना, तो फिर से बता देता हूँ, हाँ समझ में आ गया। क्या, कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ क्यों किया। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था वह प्रारंभ क्यों किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के कारण क्या थे, उनके द्वारा वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। तो चलिए, कांग्रेस ने, है ना, कांग्रेस में, जो कांग्रेस है ना उसमें, तो कांग्रेस में महात्मा गांधी के मुख्य नेतृत्व, कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। क्या, इससे बता देता हूँ
कि कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी की बात वही है। तो 1928 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, यह एक क्रांतिकारी कदम था। कैसा कदम था? क्रांतिकारी। यह एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है, चलिए, यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्रवाई अपनाने का निश्चय किया। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्रवाई अपनाने का निश्चय किया। जो कांग्रेस थी, पहली बार उसने कहा कि सक्रिय कार्रवाई करो, है ना। तो कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्रवाई अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। अब तक जो गांधी जी थे, वो ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में, जो न्यायालय करती थी ब्रिटिश सरकार, उसमें विश्वास करते थे। और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का पूरा सहयोग किया। किंतु जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच ने उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा दिया। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस के उदारवादियों से अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण किया गया। गर्मपंथियों का नियंत्रण किया गया। उधर तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों मुसलमान भी रुष्ट थे। देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था। ठीक है, इसे कहता हूँ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। तो कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। 1928 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्रवाई अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग दिया था। किंतु जलियांवाला बाग नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और हंटर कमेटी की जांच ने उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठा दिया था। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे। कांग्रेस से उदारवादी अलग हो जाने के बाद कांग्रेस उदारवादी जो थे वो अलग हो गए, है ना। कांग्रेस से उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया। गर्मपंथियों मतलब उनका नियंत्रण हो गया कि कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया, यानी सेना एकदम बढ़िया हो गई। उधर तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों मुसलमान भी रुष्ट थे। क्या कि उधर तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि की कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। उधर क्या हुआ
तुर्की और मिस्र राष्ट्र जो संधि कर रहे थे 6 वर्ष की संधि, है ना, उसमें कठोर शर्त रख रहे थे, तो मुसलमान भी रुष्ट हो गए और देश में अंग्रेजों के प्रति असंतोष तो था ही कि ये अंग्रेज तो हम लोग को बाहर निकाल दें ना। अगला देखिए, अगला है महात्मा गांधी, उसी के मतलब आगे है, ठीक है। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया। जो मुसलमान थे ना, तो महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया तथा असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। यानी अकेले जो महात्मा गांधी थे वो मुसलमान के साथ मिल जाते हैं और उनकी थोड़ी मदद कर देते हैं, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। जो मुसलमान थे उनसे महात्मा गांधी ने कहा कि हमने इकट्ठे होकर तुम्हारी मदद की, अब तुम हमारी होकर यहाँ से मदद करो, ठीक है, ऐसे करो। तो सितंबर 1920 ईस्वी में, सितंबर 1920, ठीक है, सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेषम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। यहाँ पर देखिए कि मुख्य बात है कि सितंबर 1920 ईस्वी में, सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, 3 चीज़ें इसमें की कहा। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में, ठीक है, और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, ठीक है। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि इसमें 3 चीज़ें हैं। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में, सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, ठीक है। इस टाइम CR दास, है ना, CR दास और BC पाल, CR दास और BC पाल और एनी बेसेंट, ठीक है, 3 लोग, सॉरी और भी हैं, मतलब CR दास हैं, CR दास, इनका नाम आप ध्यान रखिए। पहले हैं हमारे CR दास, उसके बाद हैं BC पाल, CR दास और BC पाल और एनी बेसेंट, ठीक है। CR दास, BC पाल, एनी बेसेंट और जिन्ना और मालवीय जी ने इसका विरोध किया। किसका विरोध किया? असहयोग आंदोलन का विरोध किया, ठीक है। तो CR दास और BC पाल, CR दास और BC पाल, एनी बेसेंट और जिन्ना और मालवीय जी ने इसका विरोध किया। लेकिन दिसंबर 1920 ईस्वी में, अब सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया तथा विरोधियों ने भी इस प्रस्ताव, है ना, जो विरोध कर रहे थे उस प्रस्ताव का समर्थन किया, ठीक है। उस प्रस्ताव का समर्थन जताया किया, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियमों। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3, ना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में 3
तरह का गदेशा प्रवाहियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या व्याख्या करना है? गतियों, ये गतियों लिखा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय से स्टार्ट करेंगे इसको। बोलेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों का प्रवाहों की व्याख्या करें। 3 प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षिप्त में लिखें। क्या कहा? फिर सुन लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों के प्रवाहों की व्याख्या करें। 3 प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। आंसर क्या कहेंगे? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों तथा प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण इस प्रकार है। ये तो कॉमन लाइन है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक में 3 तरह की गतियों का प्रवाहों तथा 3 प्रकारों की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण इस प्रकार है। ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियाँ या प्रवाह अर्थशास्त्रियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों की 3 प्रकार की गतियों अथवा प्रवाहों का उल्लेख किया गया। इन 3 प्रकार के प्रवाहों की विशेषता यह थी कि ये तीनों एक दूसरे से संबंधित थे, साथ ही लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि इन प्रवाहों के बीच संबंध टूट जाते थे। उदाहरण स्वरूप, वस्तुओं अथवा पूंजी के आने की तुलना में श्रमिकों पर सामान्यतः अधिक शर्त और बंधन लगा दिए जाते हैं। इन प्रवाहों का उल्लेख इस प्रकार है। ठीक है, प्रवाह कौन कौन से हैं देखिए। क्या? व्यापार का प्रवाह और श्रम का प्रवाह। पहला प्रवाह व्यापार का होता है। 19वीं शताब्दी में यह प्रवाह मुख्य रूप से वस्तुओं, कपड़ा, गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। श्रम का प्रवाह। दूसरा प्रवाह श्रम का प्रवाह कहलाता है, जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। तीसरा पूंजी का प्रवाह। ये हेडिंग है बच्चों, ठीक है, ये इधर आ गई। तीसरा प्रवाह पूंजी का प्रवाह कहा जाता है। इस प्रवाह के अंतर्गत पूंजी को कम या अधिक समय के लिए दूर स्थित क्षेत्रों या बाहर के देशों में निवेश कर दिया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार के प्रवाहों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण। भारत में प्राचीन काल से ये तीनों प्रकार के प्रवाह या गतियाँ देखने को मिलती हैं। इनका उल्लेख निम्नवत है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात करने हेतु व्यापारिक संबंध बना रखे थे। भारत के विभिन्न शहरों के व्यापारी
भारत के कपास और विभिन्न प्रकार के मसाले लेकर विदेशों में जाया करते थे और वापसी में विदेशों की आवश्यकता वस्तुओं लेकर आते थे। अनेक भारतीय कारीगर, इंजीनियर आदि विदेशों में सड़क निर्माण, खनन, रेलवे निर्माण, बागान आदि से संबंधित कार्यों के लिए जाते थे। जी, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वियना की संधि क्या थी? इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख उद्देश्यों और प्रमुख व्यवस्थाओं का, है ना, इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन करना है। तो वियना की संधि याद आए तो कह देना 1815 ईस्वी। एक बार मतलब मुख से निकाल लेना, अच्छा 1815, यानी कि इसका नाम ही रख दो कि 1815। ठीक है, तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, कौन? ब्रिटेन, एक मिनट रुकना जरा, देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ। वियना की संधि, ठीक है, जो ये वियना की संधि है, इसमें हुआ क्या था? ये जो वियना की संधि है नेपोलियन के हार के बाद हुई थी। तो जो अकेला नेपोलियन था उसको चार राज्यों जैसी, है ना, यूरोपीय संघियों ने, मतलब देखो इधर साइड लिखा भी है, मैं क्या पढ़ूँ, कि 1815 ईस्वी में, यानी 1815 ईस्वी की बात होगी, 4 राज्य, यहाँ पर 4 राज्य मान लेते हैं, और यहाँ पर ये था नेपोलियन। ठीक है, तो इन 4 राज्यों ने एकत्र होकर इस नेपोलियन से युद्ध किया था और यहाँ पर इसकी नेपोलियन की हार हुई और ये लोग जीत गए थे। बताओ, नेपोलियन इतना शक्तिशाली था कि 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, यानी इसने हराया था, तो प्रेव ने हराया था। किसने? प्रेव ने। प्रेव मतलब पी का मतलब प्रसा, आर का मतलब रूस, और आ का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और बी का मतलब ब्रिटेन। ठीक है, देखिए 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, यानी जो यूरोपीय शक्ति थी, यही थी यूरोपीय शक्ति, यूरोपीय तो बात हो रही है यहाँ पर ना, ये रूस और प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था 1815 में, ये हुई थी वियना की संधि, है ना। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ठीक है, और इसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए, इसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले नेपोलियन के, यानी कि, ठीक है, प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, यानी वियना एक जगह का नाम है। ठीक है, तो इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के, इस जो सम्मेलन की मेज़बानी थी, ठीक है, इस सम्मेलन की मेज़बानी थी वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। किसने की? चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। तो ड्यूक मेटरनिख ने वियना की मेज़बानी की, चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने, जो इसमें प्रतिनिधि थे, 1815 ईस्वी की वियना संधि तैयार करी। इन्होंने क्या किया? इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी की वियना की संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों ने, है ना, जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। इस संधि की मुख्य व्यवस्थाएं निम्नलिखित थी। क्या व्यवस्था थी? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो, यहाँ पे बूर्बो है, आप ठीक कर लेना, ठीक है, बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया, है ना,
फ्रांस ने लागू को दिया, यानी फ्रांस का एक राजा था नेपोलियन, ठीक है, जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन था, जिस पर कब्जा नेपोलियन के अधीन था फ्रांस ने, ठीक है, उस राज्य को दिया, और जिस पर किसका कब्जा था, नेपोलियन का था, मतलब पहले। फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जो फ्रांस का उत्तर है, ठीक है, वहाँ पर नीदरलैंड स्थापित किया गया। इसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमांट, ठीक है, दक्षिण में पीडमांट में जिनेवा शामिल थी, मतलब जोड़ दिया गया, उसी में थाने जोड़ दिया गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि फ्रांस के उत्तर की बात पहले की, फ्रांस के उत्तर, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। फ्रांस का जो उत्तर है वहाँ पर नीदरलैंड का स्थापित किया गया, और जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमांट में जिनेवा जोड़ दिया गया था, ठीक है। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए थे, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया था। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो समर्थन महासंघ स्थापित किया था उसे बराबर रखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालते हैं, आइए। तो इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालना है तो डालते हैं। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी, है ना। पहला प्रकार, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था, है ना। तो इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया, और उसने यंग इटली सोसाइटी नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। 1831 से 1848, 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक विशाल बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय को आगे आया। जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय था वो आगे आया। सार्डिनिया पीडमांट के प्रधानमंत्री कावुर ने इटली राज्यों का संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से
वे स्पेन को पराजित कर सके। 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में यह एकीकृत पूर्ण हुआ, यानी पूर्ण कब हुआ? 1870 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए अब मैं ये वाला क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद अगले जो आगे क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। उस बार थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा और आप लोगों के लिए मैं आज शाम को मैराथन लेके आऊँगा, उसको देखना मत भूलना। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस का होगा एकदम बढ़िया मैराथन, उसी से MCQ फंसेंगे। ठीक है, तो देखना ना भूलना और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन सारी ऑन कर लेना। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना मैं तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले को पढ़ा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप इन सब 5-6 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनकी बहुत ही चांसेस हैं आने के, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए ले आऊँ इसको। ठीक है, बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें, वो आप याद कर सकते हैं। फिर थोड़े क्वेश्चन में इसीलिए रहा क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो चलिए इसको भी तैयार कर लीजिए आप लोग। चलिए बता देता हूँ इसको क्या है। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, यानी कि फ्रांस की क्रांति है उसके कारणों की विवेचना करनी है। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण क्या था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अयोग्य शासन। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था, है ना, जिसका शासन लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। वह सुधारों का पक्ष भर नहीं था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। मध्यम वर्ग की बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, है ना, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना के ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर और निरंकुश राजशाही का विरोध था। ठीक है, अतः जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो क्रांति हुई। ठीक है, आम जनता की दयनीय स्थिति। तो इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहाँ आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोटी के लिए तरस रहे थे। मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थीं। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, ना ही इन्हें उचित वेतन मिलता था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे
क्या मुआवजा नहीं देते थे, मुआवजा नहीं देते थे। यदि सोच समझना, यदि कोई मजदूर की बात कर रहे हैं, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था, है ना, तो उद्योगपति उसे मुआवजा नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था। मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा। दार्शनिकों का प्रभाव। तो इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ, उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। स्वतंत्रता का प्रतिबंध। इस समय क्रांति सरकार ने लगा कि, है ना, लोगों को इस समय फ्रांसीसी क्रांति सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार प्रतिबंध लगा रखे थे। यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे। इस पर सरकार ने न्याय व स्वतंत्रता की अवहेलना करते हुए लेत्र से बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र जारी करके स्थिति को और भी भयानक बना दिया, जिससे जनता में असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ गई। ठीक है, यहाँ से हमारे इतिहास के प्रश्न सारे के सारे बच्चों खत्म होते हुए अब हम बात करेंगे जो भी हमारे भूगोल के दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले किसकी बात करें। क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट कर दीजिए भाई, क्या आप लोग तैयार हैं? ये तो नहीं पाया बॉक्स। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, अभी तो नहीं पढ़ रहा लेकिन अभी पढ़ूँगा। ठीक है, आप मतलब कमेंट करिए, तब तक जल्दी से टाइपिंग कीजिए जो कुछ भी करना हो आपको। यार महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न किसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं? तो किसके हैं? भूगोल के हैं। ठीक है, भूगोल के दीर्घोत्तरीय प्रश्न है भैया जी कहें। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही है, इधर साइड दिखता है मुझे साइड में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे भूगोल के हैं भाई। जो भी भूगोल के हैं, तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ये रहा हमारा पहला प्रश्न, भूगोल का ही है ये। ठीक है, क्या प्रश्न है आइए समझते हैं। जलोढ़ मृदा तथा काली मृदा, है ना, जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। ठीक है भाई, जलोढ़ मृदा तथा काली मृदा की विशेषताएं लिखनी है, तो लिख देंगे भाई, है ना, विशेषताएं, और संक्षेप में लिखनी है। तो जलोढ़, है ना, उत्तर मतलब लिख रहे हैं, यहाँ से क्या लिख रहे हैं, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे धान, ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हैं। अरे ये विशेषता नहीं, मैं बताता हूँ अभी। देखिए पहले पूरा पढ़िए, यहाँ से स्टार्ट होता है निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, तो बताते हैं कि धान, गेहूँ, जौ, चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए
यानी कि इन सभी की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। मैंने क्या कहा कि जो जलोढ़ मृदा होती है यानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये धान, गेहूँ, जौ और चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती हैं। सूक्ष्म तथा माध्यम कणों से निर्मित होने के कारण इसमें जल देर तक ठहर सकता है। किसके कारण? सूक्ष्म तथा मध्यम कणों है ना से निर्मित होने के कारण इनमें जल देर तक ठहर सकता है। सामान्यतः इसमें पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब काली मृदा की बात करते हैं। जो हमारी काली मृदा है यह मृदा पीले तथा भूरे रंग की होती है। एक मिनट, इस पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं ना कि ये किसकी बात करता है। ये शायद इसी की बात कर रहा है ना, विशेषताएं बतानी है ना इसकी, तो अभी तो इसी की विशेषताएं बताएगा जलोढ़ मृदा की। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा की विशेषताएं ही है कन्फर्म। ठीक है, यह यानी इसके पहले बारे में बता रहा है, अब वैसी विशेषता बता रहा है। ठीक है, मेन में तो यह मृदा पीले तथा भूरे रंग की होती है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय वृद्धि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। दूसरी विशेषता क्या है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र के 43.6 भाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी की विशेषताएं। अब काली मिट्टी की विशेषताएं बता रहा है। तो काली मिट्टी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग क्या करना इसे हेडिंग बना लेना। नमी धारण करने की अधिक क्षमता, जो नमी धारण करने की अधिक क्षमता होती है इसमें। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण होता है, यानी जब हमारे ज्वालामुखी जो हैं वो गर्म होकर फट जाते हैं उसके बाद काली मृदा का निर्माण होता है। कपास के लिए उपयुक्त है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऐसी कुछ हेडिंग बना लेना आप, है ना, बहुत सारी हेडिंग मिल जाएंगी। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में खनिज की उपस्थिति, यह 45.60% क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, है ना। पढ़िए और याद करिए।